Hello दोस्तों, this is me, Advocate Prabhas Ranjan. Today we are going to study about the chapter 4. It includes abatement, criminal conspiracy and attempt. आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें अबेटमेंट के बारे में पढ़ाया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है, अटेम्प्ट के बारे में बताया गया है. तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं. ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 45 से लेकर 62 तक है. इसका मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर हुआ ये सेक्शन 45 टू 62 है. इसी में हम लोग अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से. सेक्शन 45 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ थिंग. हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, थिंग के बारे में बोल रहा है. अबेटमेंट ऑफ थिंग, नॉट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस. मतलब ऑफेंस के अबेटमेंट के बारे में अभी डील नहीं किया गया है. सेक्शन 45 क्या कहता है? ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग. एक जो पर्सन है वो एक थिंग को अबेट करता है. कैसे करता है? हु. ये अबेटमेंट ऑफ थिंग कैसे किया जा सकता है उसी के बारे में ये सेक्शन दिया गया है. तो हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू दैट थिंग. वो इंस्टिगेट करेगा अगर किसी दूसरे पर्सन को, एनी पर्सन को, कि उस थिंग को करने के लिए इंस्टिगेट करेगा तो वो अबेटमेंट होगा. दूसरा क्या बोलता है? इंगेजेस विद वन और मोर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस दैट ऑफ दैट. इसका मतलब है इंगेजेस, वो जो पर्सन जो अबेट कर रहा है वो भी इंगेज है. वन और मोर पर्सन, यहाँ पे क्या है? वन और मोर पर्सन और पर्सन्स, एक या एक से अधिक पर्सन या पर्सन्स हैं जो किसी कॉन्स्पिरेसी में एक साथ सम्मिलित हैं. इंगेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे इंस्टिगेट लिखा हुआ है. इंस्टिगेट में आदमी खुद भी नहीं सम्मिलित नहीं होता है, वो सिर्फ दूसरे को उकसाता है. इंगेजेस में यहाँ पे क्या है? इंगेजेस इन एनी कॉन्स्पिरेसी. एक तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गया और दूसरा यहाँ पे इंगेज है, वहाँ पे वो सम्मिलित है. एक से अधिक पर्सन है मगर यहाँ पे, तो ये अबेटमेंट हुआ. जिसके बाद क्या होता है कि इफ़ एन एक्ट इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस दैट ऑफ. तो वो जो जिस थिंग में वो लगा, वो जिस कार्य में वो लगा, वो कार्य किया गया, वो एन एक्ट इलीगल ओमिशन भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है या इलीगल ओमिशन हो सकता है. उसको करने के लिए वो सम्मिलित होता है, मतलब इंगेज होता है, तो वो अबेटमेंट होगा. और तीसरी बात क्या कहा गया है? इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग. वो इंटेंशनली ऐड करता है, मतलब उसको हेल्प करता है एक प्रकार से, अपने इंटेंशन के साथ उसको हेल्प कर सकता है. क्या करने के लिए? कोई भी एक्ट करने के लिए या इलीगल ओमिशन करने के लिए. उस कार्य, वो थिंग जो था उसमें वो एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन करने के लिए अगर वो इंटेंशनली ऐड करता है कि कोई भी हेल्प करता है, उसके अंदर ये इंटेंशन होता है कि इससे कोई वो जो एक्ट है वो या इलीगल ओमिशन होगा, तो उसको हम अबेटमेंट ऑफ थिंग बोलेंगे. जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ लेते हैं. ये क्या कहता है? ए पर्सन हु बाय विलफुल मीन्स रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज. यहाँ तो पढ़ लेते हैं. एक जो पर्सन है वो क्या करता है? विलफुली, माने खुद की इच्छा से क्या करता है? मिस रिप्रेजेंट करता है, मतलब गलत बतला देता है किसी को. जैसे कोई दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बता देना, ए को बी बता देना, मिस रिप्रेजेंट करना, वो करता है. या बाय विलफुल कंसीलमेंट. विलफुल या मतलब खुद की इच्छा से, कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना. विलफुली वो कोई भी जो मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट मतलब कोई जो इसेंशियल, बहुत ज़रूरी का जो फैक्ट होगा किसी केस के लिए मान लीजिए, तो उसके लिए अगर कोई भी चीज़ ज़रूरी फैक्ट होगा उसको वो छुपा लेता है. और जिसके लिए वो बाउंड टू डिस्क्लोज होगा, मतलब वो जो व्यक्ति है वो बाउंडेड बाय डिस्क्लोजमेंट है, वो बाउंड है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, बताने के लिए. लेकिन वो बाउंड होने के बाद भी उसको वो छुपा लेता है या उसको गलत बता देता है, मिसरिप्रेजेंट कर देता है. वॉलंटरली कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग. तो इसको इंस्टिगेशन कहेंगे. क्या करेगा कि वॉलंटरली उसको ये जो छुपाया है, जो मिसरिप्रेजेंट किया है या उसके प्रति अटेम्प्ट किया है, ये जो छुपाने और मिसरिप्रेजेंट करने वाला काम है, उसको ये किया है, तो उसको एक प्रकार से इंस्टिगेशन मानेंगे, वो इंस्टिगेशन होगा. तो इसको इंस्टिगेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग जो यहाँ पे 45 का सब सेक्शन ए था उसके में पढ़ लेंगे. इंस्टिगेशन क्या होगा उसी का वो एक्सप्लेनेशन है कि मिसरिप्रेजेंट करना या कंसील करना जिसके लिए वो बाउंड है कि उसको वो बताए, डिस्क्लोज करे. इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं. इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए पब्लिक ऑफिसर, ए जो है एक पब्लिक ऑफिसर है, इज ऑथराइज्ड बाय ए वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू अप्रीहेंड जेड. उसको अथॉरिटी मिला है कोर्ट से, उसको एक वारंट जारी किया गया उसके नाम पे कि तुम जो है वो जेड को अप्रीहेंड करो. कोर्ट से उसको वारंट दिया गया कि जेड को अप्रीहेंड करे. लेकिन क्या होता है? बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज़ नॉट जेड. जो बी नाम का एक व्यक्ति होता है वो जानता होता है कि है ना, सी जो है वो जेड नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज जेड. वो क्या कहता है? बी जो है वो ए जो पब्लिक ऑफिसर है उसको बता देता है कि जो सी है ना वही जेड है. मतलब वो विलफुली
मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत बता दे रहा है, किसी और का नाम किसी और के साथ जोड़ के बता दे रहा है। एंड देयर बाई इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड सी, और वो इंटेंशनली क्या करता है कि ए को बोल देता है कि वो सी जो है वो जेड है, तो ए क्या करता है सी को अप्रीहेंड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो बी जो यहाँ क्या कर रहा है वो इंस्टिगेशन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो यहाँ पे वो इंस्टिगेशन कर रहा है। अब एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, हुएवर ईदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट एंड देयर बाई फैसिलिटेट्स द कमीशन ऑफ देयर ऑफ इज सेड टू एड डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब 45 का जो सी था उसका ये एक्सप्लेनेशन 2 है कि इंस्टिगेशन तो पढ़ लिए हैं वन एक्सप्लेनेशन 1 में। अब इंटेंशनल एड क्या होता है, तो इंटेंशनल एड के बारे में ये एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि कोई भी जो होगा इधर प्रायर टू पहले या एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट, या जब वो एक्ट जब कर रहा होगा उस समय, डज एनीथिंग मतलब उससे पहले या उस कार्य को करते समय कोई भी जो व्यक्ति है वो डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द एक्ट, वो जो कार्य कर रहा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब उसको हेल्प करने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं, उसको करने के लिए अगर कोई भी कार्य करता है, एंड देयर बाई फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ देयर ऑफ, और वो फैसिलिटेट करता है और उससे वो कमीशन हो जाता है, फैसिलिटेट करता है और उससे वो फैसिलिटेट हो जाता है, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि वो इंटेंशनल एड कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो 45 का सी जो बोले हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन 2 है वही ये बता रहा है। अब वहाँ तो पढ़ लिए थे अबेटमेंट ऑफ थिंग, अब आते हैं अबेटर। अबेटर क्या होता है, कौन होता है अबेटर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि अबेटर जो होगा वो लायबल होगा या नहीं होगा, इसी पे पूरा चैप्टर डील करता है। तो इसमें हम लोग अबेटर के बारे में पहले जानना जरूरी है, क्योंकि उसी की लायबिलिटी हम लोग को डिसाइड करनी है। तो अबेटर लायबल होगा या नहीं होगा, तो पहले अबेटर होता कौन है। अबेटमेंट ऑफ थिंग तो हम लोग पढ़ लिए, इंस्टिगेशन हो गया, इंगेजमेंट हो गया, इंटेंशनल एड हो गया, वो तीन तरीके से अबेटमेंट होती है। अब अबेटर कौन होता है ये जान लेते हैं। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। अब यहाँ पे देखिए अबेट्स एन ऑफेंस, वहाँ पहले क्या था, अबेटमेंट ऑफ थिंग था, यहाँ पे ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है कि कोई भी जो एक्ट या अनलॉफुल ओमिशन होता है, अगर वो पनिशेबल बाई ये भारतीय न्याय संहिता या कोई भी लॉ है उसके अंदर वो पनिशमेंट मिलता है, और उसमें किसी भी एक्ट में दिया गया है कि इसके अंदर पनिशमेंट मिलेगा, तो वो ऑफेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। इसका मतलब हुआ एक जो पर्सन है वो ऑफेंस को अबेट करता है, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। मतलब या तो वो ऑफेंस को ही अबेट कर रहा है या वो किसी एक्ट को अबेट कर रहा है जो कि ऑफेंस बन सकता है, बनेगा इफ़ कमिटेड बाय पर्सन। पहले तो ऑफेंस को ही अबेट किया, दूसरा क्या किसी एक्ट को अबेट किया है, वो अभी तक ऑफेंस नहीं है लेकिन वो ऑफेंस बन जाएगा। कब बनेगा, इफ़ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। वो ऑफेंस बन जाएगा अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल बाय लॉ है, मतलब वो मेंटली फिट है, स्ट्रॉन्ग माइनर नहीं है, मेजर है, ये सारी जो कैपेबिलिटी की क्राइटेरिया है वो अगर है उसमें, और वो एक्ट कर रहा है बाय कमिटिंग द ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन, और वो उसी इंटेंशन के साथ कर रहा है और नॉलेज के साथ कर रहा है जो जैसा अबेटर उसको बोला है। जैसे अबेटर उसको बोला है कि उसको चाकू मार के आओ, तो वो एक्ट है चाकू मारना, लेकिन चाकू मारना एक प्रकार से ऑफेंस भी है। तो वो अगर उसके पास इंटेंशन है, नॉलेज है कि चाकू मारने से आदमी मर जाएगा या उसको ग्रीवियस हर्ट होगा या कुछ भी होगा, फियर होगा, असॉल्ट होगा, कुछ भी होगा, तो वो ऑफेंस है, क्योंकि वो बीएनएस के अंदर में वो दिया गया है कि ये सब ऑफेंस की क्राइटेरिया मतलब है, ये सब इसमें इन्यूमरेटेड दिया गया है बीएनएस में, तो वो ऑफेंस हो जाएगा। चाकू मारना एक एक्ट है लेकिन वो ऑफेंस हो जाता है बीएनएस के अंदर में। तो अगर वो कैपेबल बाय लॉ, मतलब वो माइनर नहीं हो, इंसेन नहीं हो, सॉरी इंसेन नहीं हो, तो वो ऑफेंस बन जाएगा। अब आगे एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं क्या कहता है। द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट। इसका मतलब हुआ कि जो अबेटमेंट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है किसका, इलीगल ओमिशन का, कि कोई भी इलीगल ओमिशन करने के लिए कोई अबेटमेंट कर रहा है तो वो ऑफेंस होगा, जबकि अबेटर खुद उसके लिए बाउंड नहीं होगा वो एक्ट करने के लिए, फिर भी वो ऑफेंस माना जाएगा। इलीगल ओमिशन करवाने के लिए अबेटमेंट किया है और वो बाउंड नहीं है उस एक्ट को करने के लिए, फिर भी अबेटर जो होगा वो इलीगल ओमिशन के लिए अबेटमेंट कर रहा है ऑफेंस के लिए। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। इसका मतलब हुआ कि जो अबेटर जो बोला वो अबेटमेंट करने के लिए
तो अबेटमेंट करने के लिए बोल दिया, लेकिन वो अबेटमेंट हुआ ही नहीं, या उससे जो अफेक्ट होता वो नहीं हुआ, फिर भी वो अबेटमेंट होगा। इसका इलस्ट्रेशन भी नीचे है कि ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को, कि उकसाता है बी को कि जाओ तुम सी को मार दो। बी क्या कहता है, बी रिफ्यूज टू डू सो, बी उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं मारेंगे। तो ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा था कि जो अबेट किया गया है वो अबेटमेंट है ना, वो एक्ट किया ही नहीं गया, सिर्फ वो उसको मतलब अबेट किया, लेकिन वो एक्ट पूरा नहीं हुआ या उससे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहीं पे वही बात हो रही है स्टेशन में कि ए बी को बोला सी को मारने के लिए, लेकिन बी उसको मना कर देता है कि हम नहीं मारेंगे। फिर भी ए है जो होगा वो गिल्टी होगा, किसके लिए, अबेटमेंट के लिए। किस चीज़ के अबेटमेंट के लिए, मर्डर के अबेटमेंट के लिए वो गिल्टी होगा ए, फिर भी बी किसी चीज़ के लिए पनिशेबल नहीं होगा। अब इलस्ट्रेशन बी पढ़ लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वुंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। अब यहाँ पर वही बात बोल रहा है, पहला जो कह रहा था वहाँ एक्ट अबेटर इज नॉट कमिटेड, तो वो यहाँ पर हुआ कि वो रिफ्यूज़ ही कर देता है, मतलब कमिटेड ही नहीं होता है। और दूसरी जो बात एक्सप्लेनेशन 2 में बोली गई थी कि वो अफेक्ट के बारे में, रिक्विजिट अफेक्ट जो बोला गया था, जैसे यहाँ पर बी में इलस्ट्रेशन बी में बोला गया कि ए बोलता है बी को कि डी को तुम मार दो, तो बी क्या करता है, चाकू से डी को मारता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि डी बच जाता है, उसको छोटा सा वुंड होता है लेकिन वो बच जाता है। फिर भी ये जो होगा इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर के लिए यहाँ पे गिल्टी होगा, मर्डर कमिट करने के लिए के अबेटमेंट के लिए यहाँ पे ए गिल्टी होगा। बी बी ने सिर्फ मारा तो बी उससे वो मरा नहीं था, इसलिए ए गिल्टी होगा सिर्फ इंस्टिगेटिंग कमिटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। तो यहाँ पे कहता है कि जो अबेटमेंट किया गया है, जैसे मान लीजिए ए के द्वारा अबेटमेंट किया गया, लेकिन वो अबेटमेंट किसको किया गया है, मान लीजिए वो एक बच्चे को अबेट किया गया, 10 साल के बच्चे को बोला गया कि जाओ तुम किसी को मार दो। इसका इलस्ट्रेशन भी है, इलस्ट्रेशन ही पढ़ लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि वो कैपेबल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब वो माइनर है, पागल है, इस टाइप के आदमी को भी अगर अबेट किया जाता है, उसमें भी अबेटर जो होगा वो लायबल होगा, चाहे वो जो अबेटमेंट जिसको किया गया है, जो बच्चा था या पागल था, इंसान था, वो ये नहीं जान रहा है, उसका नॉलेज नहीं है कि इसको करने से क्या होगा, फिर भी जो अबेटमेंट किया गया है वो अबेटर जो होगा वो गिल्टी होगा। तो इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए विद द गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। ये जो है गिल्टी इंटेंशन से क्या करता है, मतलब गिल्टी इंटेंशन से एक बच्चे को कहता है या एक अनसाउंड माइंड का पर्सन को कहता है कि एक एक्ट करो जो कि बाद में ऑफेंस हो जाएगा। इफ़ कमिटेड, अगर वो कैपेबल ऑफ बाय लॉ के द्वारा अगर किया होता तो वो एक ऑफेंस होता। एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, अगर वो कैपेबल बाय लॉ कमिटिंग एन ऑफेंस और उसके बाद सेम इंटेंशन होता है, जैसे अबेटर जो ए है वो अबेट करता है उसी की तरह इंटेंशन होता है, तो वो ऑफेंस होता है। हियर ए वेदर द एक्ट इज कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। यहाँ पर वो जो एक्ट है किया गया या नहीं किया गया, फिर भी जो अबेटर है वो गिल्टी होगा, क्योंकि वो बच्चे को कर रहा है या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, लेकिन वही सेम चीज़ वो कैपेबल बाय लॉ के द्वारा किया गया होता है तो ऑफेंस होता है, इसीलिए अबेटर जो हो गया वो यहाँ पे गिल्टी हो गया। बी क्या कहता है, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट बी ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज टू डू एन एक्ट which causes Jed's death. B, in consequence of abatement, does the act in absence of A and thereby causes Jed's death. Here, though B was not capable by law of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offence and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. अब यहाँ पे क्या है कि A with the intention of committing murder, A जो है वो इसके पास इंटेंशन के साथ रहता है कि जेड को का मर्डर करना, और वो उसी इंटेंशन के साथ बी जो 7 साल से कम का बच्चा होता है उसको इंस्टिगेट करता है मारने के लिए, और बी क्या करता है उसको मार भी देता है, तो इसीलिए ए जो होगा वो लायबल होगा, लेकिन जो 7 साल से कम का छोटा बच्चा है वो लायबल नहीं होगा। और किस लायबल होगा, पनिशमेंट फॉर डेथ, क्योंकि वो मर्डर किया है, तो ए जो हैगा उसको पनिशमेंट ऑफ डेथ मिलेगी क्योंकि वो मर्डर के लिए अबेट किया था। सी पढ़ लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस। ए जो है क्या करता है, बी को इंस्टिगेट उकसाता है कि ड्वेलिंग जिस घर में लोग रहते हैं उसको आग लगा दो। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अब यहाँ पे क्या है, बी अनसाउंड माइंड का पर्सन है, पागल टाइप का आदमी है, उसको समझ में नहीं आता है कुछ। बीइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट,
or that he is doing what is wrong, what contrary to law, sets fire to the house in the consequence of A's instigation. B has committed no offense, but A is guilty of abetting the offense of setting fire to a dwelling house and is liable to the punishment provided for that offense. अब यहाँ पर जो है ना, ये इंस्टिगेट करते हैं बी को कि घर को आग लगा दो, जिस घर में लोग रहते हैं ड्वेलिंग हाउस में। तो बी क्या करता है कि उस कारण से जो इंस्टिगेशन दिया गया है उस कारण से वो आग लगा देता है। लेकिन बी क्या होता है, बी अनसाउंड पर्सन होता है, उसको ये नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है, और वो क्या कर रहा है, किस नेचर का एक्ट कर रहा है, उसको नहीं कुछ पता होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी जो होगा उस पर कोई सज़ा नहीं होगी, उसको कोई सज़ा नहीं होगी, वो गिल्टी नहीं होगा। लेकिन ए जो है, जो इंस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि वो कैपेबल बाय लॉ है, वो साउंड पर्सन है, तो उसको ड्वेलिंग हाउस में आग लगाने के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो अबेटर होगा क्या होगा, लायबल होगा। अब डी पढ़ लेते हैं। ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, इंस्टिगेट बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन। अब ए क्या होता है, वो चोरी करना चाहता रहता है और वो इंस्टिगेट करता है किसको, बी को, कि जेड को प्रॉपर्टी ले लेना है जे के पोजीशन से, जेड्स के पोजीशन से उसके पास जो है उससे वो चोरी कर लेना है। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू ए। B takes the property out of Jed's position in good faith, believing it to be A's property. B, acting under this misconception, does not take dishonestly and therefore does not commit theft, but A is guilty of abetting theft and is liable to the same punishment as if B had committed theft. अब यहाँ पे क्या होता है, A है ना, वो जेड का प्रॉपर्टी को है ना, ए जेड के प्रॉपर्टी को ये अपना प्रॉपर्टी बता के बोलता है कि ये मेरा, मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है, और ये उसको देता है। लेकिन बी क्या करता है, वो गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, उसको लगता है ये ए का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बी लायबल नहीं होगा, क्योंकि बी ने तो गुड फेथ और मिसकंसेप्शन से उस प्रॉपर्टी को लिया था, वो डिजॉनेस्टली तो लिया नहीं था, तो वो थेफ्ट नहीं होगा। लेकिन ए जो मिसकंसेप्शन दे रहा है, तो ये अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए यहाँ पे ए जो अबेटर है वो लायबल होगा, लेकिन बी थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ लेते हैं। Abatement of offense being an offense, the abatement of such abatement is also an offense. अब यहाँ पे कहता है कि abatement of an offense being an offense, abatement जो offense का है वो offense होगा अगर उस abatement का abatement जो होगा वो offense होगा, वो भी offense होगा। मतलब offense के abatement के abatement को भी offense ही कहेंगे। इसको illustration से पढ़ लेते हैं। Explanation 4 ये कहता है, A instigate B to instigate C to murder Z। A क्या कहता है, B को instigate कर उकसाता है कि तुम सी को उकसाओ कि तुम ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम सी को इंस्टिगेट करो, कि सी को इंस्टिगेट करता है कि जेड को मार दो। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, तो बी वैसा ही करता है, वो सी को इंस्टिगेट करता है जेड को मारने के लिए, कि हत्या करने के लिए। एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कंसिक्वेंस ऑफ बी इंस्टिगेशन। अब सी जो है वो बी के इंस्टिगेशन के कारण उसकी हत्या करता है। बी इज लायबल टू बी पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो बी यहाँ पर लायबल होगा पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए। एंड एज ए इंस्टिगेट बी टू कमिट द ऑफेंस, ए इज ऑल्सो लायबल टू द सेम पनिशमेंट। अब यहाँ पे ए ने बी को इंस्टिगेट किया था, इसलिए ए भी लायबल होगा सेम पनिशमेंट के लिए। सेम पनिशमेंट क्या, मर्डर के लिए। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द अबेटमेंट by conspiracy that the abater should consult the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. अब यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो अबेट किया है कॉन्स्पिरेसी के द्वारा तो वो एक साथ मतलब कंसल्ट करे, ये इतना काफ़ी है कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित था, मतलब एक समय में एक साथ रहना जरूरी नहीं है। इसको इलस्ट्रेशन से पढ़ लेते हैं। ए कंसल्ट्स विद बी ए प्लान ऑफ पॉइजनिंग जेड, ए बी के साथ मिलकर प्लान बनाता है जेड को पॉइजन देने का। इट इज़ एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, ये एग्री होता है, एग्रीमेंट बनता है कि ए जो क्या करेगा वो पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन। अब बी सी को बता देता है कि एक जो थर्ड पर्सन है वो पॉइजन एडमिनिस्टर करने वाला है, बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि ए वो थर्ड पर्सन है। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी राजी हो जाता है कि वो पॉइजन लाएगा। एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवर्स इट टू बी, अब वो ला के क्या करता है बी को देता है फॉर पर्पस ऑफ बीइंग यूज इन द मैनर एक्सप्लेन, वो जिस तरीके से वो काम होगा वो उसको दे देता है। ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, अब ये क्या करता है वो पॉइजन डाल देता है, एडमिनिस्टर करता है। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, अब जेड वो पी के मर जाता है। हियर दाउ ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन बताया था नाम भी नहीं बताया था, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों लोग कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तीनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तीनों तीन तरीके से इंगेज्ड है उस कॉन्स्पिरेसी में। इसीलिए
Yet C has engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offence defined in this section and is liable to the punishment for murder. तो C जो पॉइजन लाया है, प्रोक्योर किया है, वो भी इस पनिशमेंट ऑफ मर्डर में लायबल होगा। ये कॉन्स्पिरेसी का एक्सप्लेनेशन है जो बी में 45 बी में दिया गया था। अब सेक्शन 47 क्या कहता है? अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अबेटमेंट क्या हुआ है? इंडिया में हुआ है, लेकिन वो ऑफेंस कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया में हुआ है। इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। एक जो पर्सन है वो अबेटमेंट करता है ऑफेंस के लिए जो इस संहिता में ऑफेंस है। हु इन इंडिया, मतलब इंडिया में अबेटमेंट करता है। अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इंडिया। अब उस अबेटमेंट तो इंडिया में हुआ, लेकिन वो ऑफेंस कहाँ हो रहा है? वो ऑफेंस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है। वो ऑफेंस का अगर इंडिया में होता वो ऑफेंस होता। इसका लिस्टेशन ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी। ए जो है वो इंडिया में है, वो बी को इंस्टिगेट करता है फॉरेनर। बी जो है फॉरेनर है, दूसरे देश का व्यक्ति है। इन कंट्री एक्स, एक्स कंट्री में वो इंस्टिगेट करता है। ए नाम का आदमी बी जो फॉरेनर है उसको, जो एक्स कंट्री का है, उसको इंस्टिगेट करता है टू कमिट और मर्डर इन दैट कंट्री, क्योंकि एक्स कंट्री में मर्डर करे। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो ए क्या होगा? भले इंडिया में है, वो अबेटमेंट के लिए ऑफेंस भले ही दूसरे कंट्री में हो रहा है, लेकिन वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा। मतलब अबेटर इंडिया में रहते हुए भी लायबल होगा। सेक्शन 48 क्या कहता है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। एक पर्सन है वो अबेटमेंट करता है जो ऑफेंस है इस संहिता में। वो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया। एक जो व्यक्ति, वो व्यक्ति बाहर का है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन, और कोई भी एक्ट को कमिट करने के लिए इंडिया में बोलता है जो कि ऑफेंस है इंडिया में, भारतीय न्याय संहिता में, विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इंडिया। जो एक्ट यहाँ पर अगर होगा तो वो इंडिया में ऑफेंस होगा। इलस्ट्रेशन ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी टू कमिट मर्डर इन इंडिया इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ए एक्स कंट्री का आदमी है, वो बी को इंस्टिगेट करता है कि इंडिया में मर्डर करने के लिए। तो ए जो होगा दूसरी कंट्री का भी व्यक्ति है। जैसे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहाँ के आदमी को बोलता है वहाँ जाके बम डाल दो, तो वो जो बाहर का जो व्यक्ति है वो भी अबेटमेंट के लिए इंडिया में लायबल होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि ए नाम का व्यक्ति बी को इंस्टिगेट करता है, बी इंडिया का है, ए बाहर के देश का है, लेकिन वो मर्डर करता है इंडिया में, तो ए गिल्टी होगा मर्डर के लिए यहाँ पर भी। सेक्शन 49 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। यहाँ पे कहता है कि पनिशमेंट किस लिए? अगर कोई अबेटमेंट किया जा रहा है, अगर वो अबेटमेंट है वो कमिट हो जा रहा है, उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो कमीशन हो जा रहा है, अगर कोई तो, और उसका पनिशमेंट क्या होगा? अगर उसमें एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं दिया गया, उस जो एक्ट कर रहा है उसके लिए एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो उस पनिशमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे सेक्शन 49 में कि यहाँ पे कौन सा पनिशमेंट होगा अगर उस एक्ट के लिए स्पेशली कोई पनिशमेंट एक्सप्रेसली नहीं दिया गया होगा तब। तो यहाँ पे क्या कहता है? हूएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। वही कि जो अबेटमेंट किया गया है वो अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट को कमिट किया गया है, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द संहिता, और उस एक्ट को करने के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है, उसके पनिशमेंट के लिए नहीं दिया गया है, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो उस अबेटमेंट के लिए कुछ एक्सप्रेसली पनिशमेंट नहीं दिया गया था, तो जो ऑफेंस किया गया है उसका जो पनिशमेंट होगा वही पनिशमेंट अबेटमेंट के लिए भी होगा। बाकी समय क्या होता है कि अबेटमेंट के लिए भी स्पेशली कोई पनिशमेंट दिया गया रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया होगा, तो अगर वैसा एक्ट किया गया है, जैसा अबेट किया गया है वैसा एक्ट किया गया है, तो उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट दिया गया होगा वही सेम पनिशमेंट उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए भी होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज committed in consequence of the instigation or in pursuance of conspiracy or with the aid which has constitute the abatement। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है कि अबेटमेंट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, तो इसको कैसे क्या होगा? तो उसको मानेंगे कि ये उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में ये काम किया गया है, तो जब वो कंसिक्वेंस के लिए इंस्टिगेट किया गया होगा। अबेटमेंट जो होता है, अबेटमेंट का मेनली जो डेफिनेशन है वही ऐसे कि वो कंसिक्वेंस में कमिट किया गया है तब होगा जब इंस्टिगेशन होगा, पर इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी होगा या एड होगा, तो उसको हम कंसिक्वेंस में कमिट किया गया मानेंगे। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए जो क्या करता है? बी को उकसाता है कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस। बी भी वही काम करता है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस। ए गिल्टी होगा किस लिए? फॉल्स एविडेंस देने के लिए, एंड लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। तो इसमें ए को वही पनिशमेंट मिलेगा जो बी को मिलेगा, क्योंकि बी फॉल्स एविडेंस दे रहा है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा सेम पनिशमेंट ए को भी मिलेगा उस चीज़ को इंस्टिगेट करने के लिए।
बी क्या कहता है, ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, ए इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड बिलीव्स एंड डिलीवर्स इट टू बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर इट टू जेड, बी इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज absence and thereby causes जेड डेथ. Here B is guilty of murder, is guilty of abetting the offense by the conspiracy and is liable for the offense punishment for murder. यहाँ पर भी ए बी कॉन्स्पिरेसी करते हैं जेड को पॉइजन देने के लिए. अब वो सारा काम कॉन्स्पिरेसी के द्वारा हो रहा है, तो जो पॉइजन देगा और जो पॉइजन लाएगा, जो कॉन्स्पिरेसी में, सबकी पनिशमेंट एक ही होगी और वो होगी पनिशमेंट फॉर मर्डर, क्योंकि पॉइजन देने से उसकी हत्या हो गई. तो ए को भी सेम पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट फॉर मर्डर, बी को भी सेम पनिशमेंट मिलेगा जो कि इंस्टिगेट किया था, कॉन्स्पिरेसी किया था, उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी. सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 50 सेज अबाउट punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. Punishment of abatement if person abated does act with different intention from that abater. अब इसमें क्या है कि इसमें अबेटमेंट का पनिशमेंट क्या होगा, अगर वो अबेटमेंट जो किया है तो वो अबेटमेंट किया गया है किसी एक्ट के लिए, लेकिन विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट अबेटर. तो जो अबेटर का जो इंटेंशन था उससे अलग जो वो एक्ट किया है, जिसको अबेट किया गया था, वो जो एक्ट किया है वो उसका इंटेंशन अलग है, तो उसमें पनिशमेंट क्या होगा. तो वही इसको जानने के लिए हम सेक्शन 50 में पढ़ते हैं. whoever abates the commission of an offence shall, if person abated does the act with different intention or knowledge from that of abater. तो वही है, जो अबेटमेंट किया गया है उसके अतिरिक्त वो दूसरा इंटेंशन या नॉलेज से वो एक्ट करता है, जो कि अबेटर और जो एक्ट कर रहा है दोनों का इंटेंशन और नॉलेज अलग अलग है. Be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act has been done with the intention or knowledge of the abater and with no other. तो इसमें वही कहा गया कि उसमें भी सेम ही पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो उसका नॉलेज अलग है या इंटेंशन अलग है, लेकिन वो जो अबेट किया है वो अबेटमेंट हो रहा है. तो उसमें क्या बोला गया कि बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड बी कमिटेड. अगर वो सेम होता इंटेंशन और नॉलेज, तो जो पनिशमेंट मिलता वही सेम पनिशमेंट इसमें भी मिलेगा, चाहे वो नॉलेज या इंटेंशन अलग क्यों ना हो. सेक्शन 51 क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन. अब यहाँ कहा गया कि अबेटर जो एक्ट के लिए अबेटमेंट किया गया था वो, लेकिन वो एक्ट नहीं हुआ, वो डिफरेंट एक्ट हो गया, दूसरा एक्ट हो गया. तो इसमें अब लायबिलिटी क्या होगा अबेटर का, व्हेन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, मतलब एक्ट जो अबेट किया गया लेकिन डिफरेंट एक्ट हो गया, दूसरा एक्ट हो गया. द अबेटर इज लायबल फॉर द सेम एक्ट डन in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it, provided that the act done was probable consequence of the abatement and was committed under the influence of instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्ट कहा गया के लिए अबेटमेंट किया गया था लेकिन डिफरेंट एक्ट किया गया है, तो अबेटर जो होगा वो लायबल फॉर द एक्ट डन, जो एक्ट किया हुआ है उसके लिए वो लायबल होगा अबेटर. मतलब डिफरेंट एक्ट हो गया है ना, तो उस एक्ट के लिए ही लायबल हो जाएगा अबेटर. इन द सेम मैनर, जैसा वो डिफरेंट एक्ट हुआ है, इन द सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट. लेकिन यहाँ पे इफ़ ही डायरेक्टली अबेटेड इट, जैसा उसमें प्रोवाइजो भी दिया है कि कब होगा ऐसा, वो डिफरेंट एक्ट तो कर दिया है लेकिन उसके लिए अबेटर भी लायबल है. तो अबेटर क्यों लायबल है, तो उसमें प्रोवाइजो इसलिए दिया गया कि वो जो एक्ट किया गया है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब वो होना ही था. अगर वैसा जो अबेट किया गया, जैसे मान लो कि किसी को चोरी करने गए तो उस समय अगर वो रोका, तो उस समय वो अगर ग्रीवियस हर्ट कर देता है वो पर्सन को, तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है. कोई भी किसी के घर में चोरी करोगे, अगर वो देख लेगा तो वो तुम्हें रोकेगा ही. तो रोकेगा तो उस समय अगर कोई चोर है तो वो चाकू से वार कर सकता है, किसी रड से वार कर सकता है, तो उससे क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, इसलिए अबेटर को लायबल माना गया है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के केस में. अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो वो लायबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस इसलिए दिया गया है तो उस सेम पनिशमेंट उसको भी मिलेगा, अबेटर को भी मिलेगा. भले वो चोरी के लिए वो लायबल अबेट किया था, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट के लिए भी लायबल होगा क्योंकि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में हुआ है. एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस, और वो इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन में हुआ है, इंटेंशनल एड के द्वारा हुआ है और कंस्पिरेसी के द्वारा हुआ है, मतलब कि अबेटमेंट के द्वारा हुआ है. तीनों बात जहाँ जहाँ लिखा हुआ है इसको अबेटमेंट मानिएगा, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ लिया 45 में कि अबेटमेंट कैसे कैसे होता है. तो इसलिए हुआ, इसीलिए अबेटर लायबल होगा डिफरेंट एक्ट के लिए भी अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में होगा. प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर. अब सेक्शन 51 का इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं. इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन ए कहता है, ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड. ए जो क्या कहता है, एक बच्चे को कहता है कि जेड के खाने में पॉइजन रख दो, जहर रख दो, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट ऑफेंस, और उसको जहर भी देता है. ए द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई. अब क्या होता है कि वाई जो बच्चा होता है वो बाय मिस्टेक उस पॉइजन को जेड के खाने में न रखे वाई के खाने में रख देता है, विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट जेड. हियर इफ
child was acting under the influence of A's instigation, and that act was under the circumstances of probable consequence of the abatement. A is liable for the same manner to the same extent as if it had instigated the child to put the poison into the food of Y. तो यहाँ पे क्या हुआ कि गलती से चाइल्ड जो है ना जेड की जगह पर वाई के फूड में वो डाल दिया। तो वो किस लिए हुआ था? क्योंकि वो इंस्टिगेट किया था उस बच्चे को कि जहर डालने के लिए। अब वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस में अगर हो रहा है उस जेड वाई के खाने में पॉइजन डालने के लिए, तो वो लायबल होगा वाई के मारने की हत्या करने के लिए। अगर उस जहर से उस वाई की हत्या हो जा रही है उस पॉइजन से, तो वो ए जो होगा वो वाई की हत्या के लिए वो लायबल होगा। वो ये नहीं कर सकता कि मैं तो जेड को मारने के लिए जहर डलवाया था, वाई कैसे मर गया। यहाँ पे प्रोबेबल कंसिक्वेंस है क्योंकि वो बच्चे की गलती के कारण वाई को जहर डला गया, तो ये ए यहाँ पे लायबल होगा फॉर द डेथ ऑफ वाई। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर। ए दाउ गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, फॉर द थेफ्ट वाज डिस्टिंक्ट एक्ट एंड ए वाज नॉट प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। अब यहाँ पे क्या कहता है? ए जो होता है ना बी को इंस्टिगेट करता है जेड के घर को आग लगाने के लिए, लेकिन बी क्या करता है? बी आग तो लगाता है, साथ में उसको घर में चोरी भी करता है। चोरी करना एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है, क्योंकि वो आग लगा रहा है, चोरी तो अपने मन से कर रहा है, ये कोई प्रोबेबल कंसिक्वेंस बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए ये सिर्फ घर में आग लगाने के लिए लायबल होगा, चोरी करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं था। इलस्ट्रेशन सी क्या कहता है? ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इनटू इनहैबिटेड हाउस एट द मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म फॉर दैट पर्पस। बी एंड सी ब्रेक्स इनटू द हाउस एंड हैविंग रेसिस्टेड बाय जेड, वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर जेड। Here, if that murder was the probable consequence of abatement, A is liable to the punishment provided for the murder. अब यहाँ पे A है ना क्या करता है? B एंड C को इंस्टिगेट करता है कि वो जाओ रात में रॉबरी करो। अब रॉबरी करने के समय क्या होता है? प्रोवाइड्स विद आर्म्स, उसको बंदूक भी दिया जाता है। तो B और C क्या करता है? घर में जाता है जेड के, जेड क्या करता है? उसको रेसिस्ट करता है, मतलब रुकता है रॉबरी करने से। तो उसमें से क्या होता है? एक जो होता है B और C में से एक जो होता है वो क्या करता है? जेड का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वो मर्डर प्रोबेबल कंसिक्वेंस होगा ए के अबेटमेंट में, तो ए होगा क्या? लायबल, पनिशमेंट फॉर मर्डर। ए को पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया जाएगा। अगर वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं होता तो ये लायबल नहीं होता मर्डर के लिए, वो सिर्फ हाउस ब्रेकिंग रॉबरी के लिए होता है, मर्डर के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबल कंसिक्वेंस अगर होगा तो मर्डर के लिए भी ये लायबल होगा। अब सेक्शन 42 क्या कहता है? 42 कहता है, सॉरी सेक्शन 52 क्या कहता है? अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। तो ये क्या कहता है? इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड इन एडिशन टू दैट एक्ट अबेटेड। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था? प्रोबेबल कंसिक्वेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है? इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, तो उस जो एक्ट के लिए अबेट किया गया था उसके एडिशन एंड कंस्टिट्यूट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस दूसरा ऑफेंस बन जाता है। द अबेटर इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। तो अब अबेटर होगा ना, क्या होगा कि वो हर एक ऑफेंस के लिए लायबल होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए इंस्टिगेट बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स ए डिस्ट्रेस मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, बी इन कंसिक्वेंस रेसिस्ट द डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस, बी वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस, एज बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, एंड बी इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर द बोथ दीज ऑफेंसेज, एंड इफ ए न्यू दैट बी वॉज लाइकली वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इन रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस, ए विल ऑल्सो बी लायबल टू द पनिशमेंट फॉर ईच वन ऑफ दैम। अब यहाँ पर जो भी इन एडिशन कोई भी एक्ट के अबेटेड एक्ट के हो रहा है, वो सारे एडिशनल जो एक्ट हो रहा है इन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में जो सेक्शन 51 में दिया गया है, जो जितने भी इन एडिशन में एक्ट होंगे वो सारे के सारे के लिए ए भी लायबल होगा, इसमें यही बोला गया। सेक्शन 53 क्या कहता है? लायबल फॉर द अबेटर, liability of abator for an effect caused by act abated different from that intended by abator। अब यहाँ पे कहा गया है कि abator क्या liability होगा? for an effect caused by act abated different from that intended by the abator, जो इंटेंशन abator का था उससे डिफरेंट एक्ट हुआ है, effect जिसका अफेक्ट दूसरा हुआ है। मतलब वो चाह रहा था कि इस अबेटमेंट से कोई दूसरा कार्य हो, लेकिन उसका कार्य दूसरा ही हो रहा है, मतलब अफेक्ट उसका दूसरा ही हो रहा है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या इफेक्ट दूसरा हो रहा है। तो उसमें लायबिलिटी क्या होगा अबेटर का? When an act is abated with the intention on the part of the abater of causing particular effect। अब यहाँ पर कह रहा है कि abater एक particular effect करवाना चाह रहा था, and the act for which abater is liable for the consequence of abatement causes different effect from the intended by the abater. The abater is liable for the effect caused in the same manner to the same effect extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided that he knew that abated was likely to cause that effect। अब यहाँ पे सेम वही बात है, यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के प्रोवाइड जो दिया गया था, यहाँ पे कहा गया कि अगर वो अबेटर है वो जानते थे कि ऐसा भी अफेक्ट हो सकता था, वॉज लाइकली टू कॉज अफेक्ट, मतलब जो अफेक्ट वो करवाना चाहते थे पर्टिकुलर इफेक्ट, उसके वो ना हो के वो दूसरा अफेक्ट हो गया, लेकिन तो वो अबेटर जो होगा सेम मैनर सेम एक्सटेंट के लिए लायबल होगा जैसा वो चाहते थे। लेकिन प्रोवाइजो भी दिया गया कि
कि किस केस में वो लायबल होंगे, जब वो जानते होंगे न्यू दैट एक्ट अबेटेड वर लाइकली द कॉज ऑफ दैट अफेक्ट, मतलब कि इस एक्ट को करने से ये अफेक्ट ना होके दूसरा भी अफेक्ट हो सकता है। तो उस केस में अगर ये जान रहे थे तो वो सेम मैनर में सेम एक्सटेंट में वो अबेटर जो होंगे वो लायबल होंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ये जो है बी को उकसाता है कि जेड को ग्रीवियस हर्ट दो। बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस। अब देखिए ये जो है बी को उकसाता है उसको ग्रीवियस हर्ट देने के लिए जेड को, लेकिन जेड क्या होता है, जेड उस ग्रीवियस हर्ट से मर ही जाता है, डाइज इन कंसिक्वेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि हियर इफ ई न्यू दैट ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, ए इज लायबल फॉर टू द पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर। तो यहाँ पे ए अगर वो जानता होता कि ये ग्रीवियस हर्ट अगर जेड को दिया जाएगा तो उससे वो मर भी सकता है, उसका लाइकली आउटकम क्या होगा कि वो उसकी हत्या भी हो सकती है, मर सकता है। तो यहाँ पे ए जो होगा अबेटर जो होगा वो उसको पनिशमेंट मर्डर के लिए दी जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि इस ग्रीवियस हर्ट से वो जेड जो है वो मर सकता है, इसीलिए ए लायबल होगा, ए जो अबेटर है वो लायबल होगा मर्डर के लिए। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब अबेटर प्रेजेंट जब ऑफेंस हो रहा है उस समय अबेटर प्रेजेंट होगा तो क्या लायबिलिटी होगी, उसी के बारे में सेक्शन 54 कहता है। 54 whenever any person who is abated who is absent would be liable to be punished as an abater. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when act or offense for which he would be punishable in consequence of abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एबसेंट हो के लायबल फॉर द होगा तो उस समय वो अबेटर की तरह पनिश होगा, लेकिन वो प्रेजेंट होगा तो वो पनिश्ड होगा ऐसे कि उसी ने वो वो एक्ट किया है, एक्ट या इलीगल ओमिशन किया है, तो उसको सेम एज जो वो एक्ट कर रहा है उसकी तरह उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन वो अब्सेंट होगा तो उसको अबेटर की तरह पनिशमेंट होगा। सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे क्या गया है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस हो रहा है जिस ऑफेंस के लिए डेथ सेंटेंस का प्रावधान है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, तो उसमें क्या लायबिलिटी होगी, क्या पनिशमेंट होगा, उसके बारे में बोला गया। सेक्शन 55 हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कोई भी व्यक्ति अबेट कर रहा है डेथ पनिशमेंट वाले मामले में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले मामले में, शैल इफ दैट ऑफेंस इज नॉट कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। लेकिन वो ऑफेंस जो जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है वो कमिट ही नहीं हो, वो अबेटमेंट तो किया गया लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट कमिट नहीं किया गया, नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ऑफेंस एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट। और इस संहिता में उसमें एक कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया गया है कि उसको कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, बी पनिश विद इम्प्रिजन फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए ये सेक्शन जो 55 है उसमें क्या पनिशमेंट दिया गया कि अगर कोई भी अबेटमेंट किया गया, किस केस में, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केस में अगर कोई अबेटमेंट किया जा रहा है और वो जो अबेटमेंट किया गया लेकिन वो अबेटमेंट का जो एक्ट है वो उसके कॉन्सिक्वेंस में उसका कोई कमीशन हुआ ही नहीं और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी संहिता में नहीं है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन, मतलब वो सिंपल या रिग्रेस कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, वो 7 साल तक की सज़ा इम्प्रिजनमेंट होगी एंड शैल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन, और फाइन भी होगा, मतलब 7 साल तक की सज़ा होगी एंड फाइन भी होगा, दोनों होगा, मतलब ये 5 साल का भी हो सकता है, 4 साल का, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक होगा। एंड इफ एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर कंसिक्वेंस ऑफ जो अबेटमेंट है उसमें अगर किसी को हर्ट हो गया, कॉजेज एनी हर्ट टू एनी पर्सन इज डन, द अबेटर शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन फिर से है तो रिग्रेस और सिंपल दोनों इम्प्रिजनमेंट होगा, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पर देखिए हर्ट हो गया तो 14 ईयर्स एंड फाइन, और नहीं कुछ भी नहीं हुआ तो 7 ईयर्स एंड फाइन, मतलब जिसमें हत्या की पनिशमेंट होती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है या डेथ सेंटेंस होता है, उस केस में अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है और एक्ट नहीं हुआ है, अबेटमेंट हुआ है लेकिन एक्ट नहीं हुआ है, तो 7 साल की सज़ा और फाइन होगा। अगर उसमें हर्ट हो गया, मतलब जो एक्ट अबेटमेंट हुआ था उसमें वो सिर्फ हर्ट हुआ है, कोई मरा वाला नहीं है, डेथ सेंटेंस वाले केस मेनली उसमें मर्डर केस में होता है या रेप केस इस टाइप के केसेस में होता है, तो इसमें सिर्फ हर्ट हुआ है तो उसमें 14 साल की सज़ा होगी। अब यहाँ पे स्टेशन दिया हुआ है ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड, ए बी को बोलता है कि तुम जेड को मार दो, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, द ऑफेंस नहीं किया गया। इफ़ बी हैड मर्डर्ड जेड,
अगर बी मार दिया होता ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ऑफ डेथ। अगर वो मार दिया होता तो डेथ सेंटेंस मिलता या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलता। देयरफॉर इज लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। लेकिन वो मारा ही नहीं, वो किया ही नहीं, ऑफेंस नहीं किया, तो 7 साल की सज़ा और फाइन होगा। एंड if any hurt be done to Z in consequence of the abatement, he will be liable to the punishment for a term which may extend to 14 years and to fine। लेकिन अगर उसमें हर्ट हो गया, मारने के लिए बोला लेकिन वो मारा, लेकिन वो मरा ही नहीं, सिर्फ हर्ट हुआ, तो उस केस में 14 साल की इम्प्रिजनमेंट, 14 साल का कारावास और फाइन होगा। सेक्शन 56 क्या कहता है? सेक्शन 56 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है जिसका पनिशमेंट क्या है? कारावास है, इम्प्रिजनमेंट है। तो उस केस में क्या होगा? हूएवर अबेट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट शैल, इफ दैट ऑफेंस इज नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस of the abatement and no express provision is made under the Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 of the longest term provided for that offense। अब यहाँ पे वही सेम बात बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस के लिए अबेट किया गया है लेकिन वो कमीशन नहीं हुआ, जिस एक्ट के लिए वो अबेटमेंट किया गया था कमीशन हुआ ही नहीं, और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है संहिता में, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कि जो, क्योंकि वहाँ पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था, इसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का है, इसमें टाइम नहीं बताया कि कितना साल का कारावास हो रहा है, उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, कारावास की सजा है। तो इसमें क्या होगी सजा कि एनी डिस्क्रिप्शन, वो सिंपल या रिग्रेस कोई भी हो सकता है, और उसको कब तक होगा? जितना हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो टर्म का होगा, जैसे मान लीजिए 10 साल की सजा है, तो 10 साल का जो 1/4 पार्ट होगा, 10 साल का 1/4 हुआ, तो उतना सजा मतलब कारावास होगी उसको, और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और या उतना उसको फाइन देना होगा जितना उस ऑफेंस के लिए उस प्रोविजन में दिया गया है, और विद बोथ, या दोनों हो सकता है। एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पे दिया गया और इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज द पब्लिक सर्वेंट, मतलब जो अबेटमेंट कर रहा है या जो अबेटेड हुआ है, मतलब जिसको किया गया है, वो पब्लिक सर्वेंट है, और जिसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, और जिसकी ड्यूटी है कि उस ऑफेंस को रोके, तो द अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर द ऑफेंस और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। तो वहाँ पे जो ऊपर वाले में जो था वो नॉर्मल पर्सन के लिए था, अब यहाँ पे क्या है? पब्लिक सर्वेंट, और वो भी पब्लिक सर्वेंट कौन सा? जिसकी ड्यूटी है कि उस ऑफेंस को रोके, उस ऑफेंस को ना होने दे, लेकिन वो भी ये अबेटमेंट कर रहा है या अबेट हो जा रहा है, तो उसको सज़ा क्या होगी? जितना लॉन्गेस्ट टर्म का जो कारावास होगा, वो इधर एनी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सिंपल रिग्रेस कोई भी हो सकता है, और वो जितना, जैसे 10 साल की सज़ा है तो उसका 1/2, 10 साल का कारावास है तो उसको 5 साल का कारावास मिलेगा अगर वो ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस हुआ नहीं है, मतलब कमीशन नहीं हुआ, तो उस केस में उसको 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द ऑफेंस होगा, मतलब आधा होगा, या फाइन होगा जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया है, या दोनों होगा, दोनों की सज़ा मिलेगी, दोनों पनिशमेंट। इसलिए इलस्ट्रेशन भी बोल रहा है कि ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हियर, इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस ए हैज़ नेवरदलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज पनिशेबल अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ए बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए बोला, लेकिन बी वो नहीं दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसी के हिसाब से वो पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कि 1/4 मिलेगी, जो हमने सेक्शन में पढ़ा है। फॉल्स एविडेंस का जो 1/4 का पनिशमेंट होगा वो होगा। अब बी इलेक्शन क्या कहता है? ये पुलिस ऑफिसर उस ड्यूटीज टू प्रिवेंट, अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसकी रॉबरी रोकने की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है उसकी, अवेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, और वही जो पुलिस है जिसकी ड्यूटी है कि रॉबरी को रोके, लेकिन वो रॉबरी करने के लिए अवेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि लेकिन रॉबरी हुई नहीं, वो बोला तो अवेट किया कि रॉबरी करो, पुलिस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रॉबरी को रोके, लेकिन रॉबरी हुआ नहीं, तो उस केस में ये जो पुलिस ऑफिसर है उसको 1/2 ऑफ द रॉबरी का जो आधा सज़ा होगा वो उसको दिया जाएगा, और फाइन भी देने के लिए बोला जाएगा। B awaits the commission of robbery by a police officer whose duty is to prevent that offence. Here, the robbery is not the robbery be not committed, B is liable to 1/2 of the longest term provided for the offence of robbery। अब यहाँ पे क्या है कि B कोई व्यक्ति है, वो A को बोलता है, A जो पुलिस ऑफिसर, B कोई पर्सन होगा जो एक पुलिस वाले को ही बोलता है कि आप रॉबरी करो, लेकिन वो रॉबरी करने जाता है लेकिन हो नहीं पाता, कि नॉट कमिटेड, तो उस केस में भी B को जो सज़ा होगी वो जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट होता है रॉबरी के लिए, कारावास की सज़ा होती है, उसकी हाफ जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो दिया जाएगा, और फाइन भी दिया जाएगा, फाइन की पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सेक्शन 57 क्या कहता है? अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि किसी चीज़ का अबेटमेंट हो रहा है, किसी एक्ट को कमिट करने के लिए अबेटमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा?
ऑफेंस को कमिट करने के लिए एबिट किया जा रहा है किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा या 10 से ज़्यादा लोगों के द्वारा। सेक्शन 57 में ये बात बोल रहा है 10 से ज़्यादा लोग या पब्लिक के द्वारा कोई ऑफेंस के लिए एबिट किया जा रहा है तो उसमें क्या पनिशमेंट होगा। हुएवर अवेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, मतलब पब्लिक जनरली के द्वारा या 10 से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन, सॉरी एंड विद फाइन, मतलब उसको कारावास की सजा होगी, सिंपल या रिग्रेस, इधर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब सिंपल भी हो सकती है रिग्रेस भी हो सकता है। फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल तक का कारावास हो सकता है, मतलब 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक हो सकता है, और उसको फाइन की भी सजा दी जाएगी। ए फिक्सेस इन ए पब्लिक प्लेस ए प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of the adverse sect while engaged in a possession, A has committed the offence defined in this section। तो यहाँ पर क्या है कि एक पब्लिक के द्वारा कहीं पर चिपकाया गया कि हमको किसी जो कि 10 लोगों से ज़्यादा है कि हमको किसी दूसरे मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर पर अटैक करना है या किसी पर्सन पर अटैक करना है, तो उस केस में ये सेक्शन के अंडर में लायबल होगा, मतलब 7 साल तक का कारावास और फाइन की सजा है सेक्शन 57 में। 58 सेक्शन 58 क्या कहता है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस मतलब जिस ऑफेंस में पनिशमेंट मिलती है डेथ सेंटेंस की या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, तो उसको वो ऑफेंस करने के लिए जो कोई भी कंसील करता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट है। हुएवर इंटेंडिंग और फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वॉलंटरी कंसील्स बाय एनी एक्ट और कमीशन और बाय यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन और एनी अदर फॉर्मेशन हाइडिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन which he knows to be false respecting such design shall, if that offense is committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। अगर कोई व्यक्ति एबेटमेंट करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है, नोइंग लाइकली वो जानता रहता है कि इससे ये चीज़ होगा, कोई भी ऑफेंस जिसमें डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सज़ा का प्रावधान है, मतलब मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है, और उस चीज़ वो ऑफेंस होने वाली है, वो ऑफेंस को फैसिलिटेट करता है, अबेट करता है, और उस चीज़ को वो कंसील करता है, छुपाता है, किस चीज़ से, बाय यूज ऑफ इंक्रिप्शन से या एनी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल से, या द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस मेक्स एनी रिप्रेजेंटेटिव विच ही नोज फॉल्स, या उस चीज़ को वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन सेल, तो उसको क्या सजा मिलेगी। इफ दैट ऑफेंस इज कमिटेड, अगर वो ऑफेंस हो जा रहा है कमिटेड, तो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड, तो 7 साल तक की कारावास की सजा है उसको ईदर डिस्क्रिप्शन में, तो सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। रिग्रेस मतलब होता है कि विद हार्ड लेबर के साथ उसको कारावास में रहना होता है, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, होगी, अगर वो ऑफेंस हो जा रहा है तो। अगर वो ऑफेंस नहीं हो रहा है, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर विच टर्म एक्सटेंड टू 3, तो 3 साल तक की सज़ा होगी उसको, या और उसको फाइन का भी सज़ा होगा अगर वो ऑफेंस नहीं हो रहा है। इसमें भी इधर डिस्क्रिप्शन है, मतलब सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ए जानता रहता है कि डकैती जो है इज़ अबाउट टू बी कमिटेड, तो बी के द्वारा डकैती की जाने वाली है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को क्या करता है, फॉल्सली इन्फॉर्म करता है कि दैट डकैती इज़ अबाउट टू बी कमिटेड बाय सी, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को बताता है कि डकैती सी के द्वारा होगा, बी के द्वारा नहीं होगा, मतलब बी को छुपा लेता है उसमें। ए प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, और बताता है कि वो दूसरे डायरेक्शन में, बी जबकि दूसरे डायरेक्शन में करता रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देयर बाय मिसलीड्स द मजिस्ट्रेट, और वो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट को मिसलीड करता है विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि वो उसको मिसलीड कर देंगे तो इससे वो जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाएगा, उसको फैसिलिटेट कर देता है। द डकैती इज कमिटेड एट द बी इन परसुएंस ऑफ द डिजाइन, और इसी कंसिक्वेंस में वो डकैती बी जो है ना वो डकैती कर लेता है। ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो ए इस सेक्शन के अंडर में, मतलब सेक्शन 58 के अंडर में लायबल होगा। किस में होगा, ए में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो जा रहा है। नहीं होता तो 3 साल तक की सजा होती, कमिट हो गया यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन में तो 7 साल तक की सजा होगी। और उसमें फ़ाइन का चर्चा नहीं दिया हुआ है कि अगर हो जाता है तो कमिट हो जा रहा है तो उसमें फ़ाइन का नहीं है, सिर्फ 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो यहाँ 3 साल तक की सज़ा है और फाइन का है अगर नहीं होती है तो। सेक्शन 59 क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विथ इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब वहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा हो रहा था, हुएवर लिखा होता है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट सेम चीज़ है। 58 और 59 सेम चीज़ है, सिर्फ 59 में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा सेम चीज़ हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ऑफेंस कमिट हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा कि तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी ऑफेंस होता है, जो भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया गया उसका जो हाफ होगा, लॉन्गेस्ट का हाफ, मतलब मैक्सिमम अगर 10 ईयर्स है तो उसका हाफ जो सजा होगा कारावास की सजा इम्प्रिजनमेंट, और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और या जो फाइन दिया गया उस ऑफेंस में वो फाइन देना होगा, या बोथ, या दोनों होगा, मतलब हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास का आधा, या फाइन, या दोनों, अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ये कार्य हो रहा है कंसीलिंग का। बी क्या कहता है, अगर वो इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो केस में हो रहा है और उसको छुपाया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा
कि 10 साल तक की सज़ा कारावास दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को, जिसकी ड्यूटी थी कि उस ऑफेंस को होने से रोके, ड्यूटी टू प्रिवेंट था। तो यहाँ पर अगर डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो केस में अगर ये कार्य किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो उस केस में 10 साल तक की कारावास हो सकती है। अब सी क्या कहता है, इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। पहले था कि अगर कमिट हो जा रहा है, बी कह रहा है कि अगर डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अगर केस हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसमें 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट होगा, या विद फाइन या बोथ। 1/4 अगर हो जाता है तो 1/2, नहीं हुआ तो 1/4। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस वाला होता तो 10 साल तक की सज़ा। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इफ ए ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग लीगली बाउंड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन टू कमिट रॉबरी विच मे कम टू हिज नॉलेज एंड नोइंग दैट बी डिजाइन टू कमिट रॉबरी omit to give such omission with intent to so facilitate the commission of offence, here A as illegal omission conceal the existence of this design and is liable for पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। अब ए को पता था कि वो रॉबरी होगा बी के द्वारा, लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं करता है, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होता है फिर भी वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो इस केस में पनिशमेंट होगी, क्योंकि वो रॉबरी अगर हो जा रही है तो उसको 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, लॉन्गेस्ट टर्म जो है इम्प्रिजनमेंट का वो दिया जाएगा, या फाइन दिया जाएगा, या दोनों। अब सेक्शन 60 क्या कहता है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे अगर कारावास किसी में सजा है, अगर उसको कंसील किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में पनिश्ड विद 1/4 जो सज़ा है लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट की वो होगी। अगर कमिट नहीं हो रहा है तो 1/8 हो गया तो 1/4। यहाँ पर पर्सन हु एवर दिया गया है, पब्लिक ऑफिसर नहीं है। सेक्शन 60 में अगर वो ऑफेंस हो जा रहा है, कोई भी कारावास की जिसमें सजा है, अगर वो ऑफेंस हो जा रहा है तो उसको 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। नहीं हो रहा है तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या फाइन होगा, या बोथ दोनों होगा। सेक्शन 61 अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ से अबेटमेंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 के बारे में बता रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है उसके बारे में बताया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, वहाँ पे 1 और मोर पर्सन था, यहाँ पे 2 और मोर पर्सन होना जरूरी है। एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूरी है। टू डू और कॉज टू बी डन, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को कर सकने के लिए। एन इलीगल एक्ट, किसी चीज़ के लिए इलीगल एक्ट के लिए। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स, लेकिन एक पहली बात तो है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, और किस कार्य के लिए होगा, इलीगल एक्ट के लिए होगा। या बी में दिया गया कि जो इलीगल मीन्स से इलीगल नहीं है, नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स से जो चीज़ इलीगल नहीं है वो काम कर रहा है, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये 2 चीज़ें जो होती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कही जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसमें प्रोवाइजो भी दिया गया है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब जो एग्रीमेंट के अलावा अगर कोई भी चीज़ कहा गया है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा, अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पर्सन। अगर उस एक्ट के अलावे कोई एग्रीमेंट वन और मोर पर्सन टू सच एग्रीमेंट के इन परसुएंस देयर ऑफ में नहीं कहा गया होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इट इज़ इमटेरियल वेदर इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट का, ये ज़रूरी नहीं है, और मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, और ये इंसिडेंटल भी है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई लास्ट इसका ऑब्जेक्ट हो या इसका पहला ऑब्जेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं होता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये किसी भी स्टेज पे ये इलीगल होगा या इलीगल एक्ट बाई नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स होगा, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever is a party to criminal conspiracy to commit offence punishable with death, imprisonment for life or disgrace imprisonment for a term of 2 years or above shall, where no express provision is made in Sanhita for the punishment of such conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence। इसका मतलब हुआ कि जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्टी होगा टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जो कोई ऑफेंस करता है डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और अपवर्ड 2 साल या 2 साल अधिक के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिसको मिल रहा होगा, वे आर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ, तो वो सेम मैनर में लायबल होगा एज
जैसा कि वो अबेट किया है। बी क्या कहता है, अदर दैन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफॉरसेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months फॉर विद फाइन और विद बोथ। सेक्शन 62 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। अब अटेम्प्ट कर रहा है किसी ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या अदर इम्प्रिजनमेंट के बारे में दिया गया है, उसका अटेम्प्ट अगर कर रहा है तो उसमें क्या पनिशमेंट होगा अटेम्प्ट का, तो वो इस सेक्शन में 62 में दिया गया है। हु एवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस संहिता विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट टू or to cause such offence be committed and in such attempt does any act towards the commission of offence shall where no express provision is made by this sanhita for the punishment of such attempt be punished with imprisonment for any description provided for the offence for which may extend to one half the imprisonment for life or as the case may be one half of the longest term of the imprisonment provided for that offence or with such a fine as if the provided for the offence or with both। इसका मतलब हुआ कि जो भी अटेम्प्ट करता है ऑफेंस करने के लिए जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट कारावास की सज़ा है या आजीवन कारावास की सज़ा है, टू कॉज सच ऑफेंस इज कमिटेड, कि ये ऑफेंस कमिट हो सके, और इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवार्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और इस क्रम में कोई भी अटेम्प्ट करता है उस कमीशन को ऑफेंस को कमिट करवाने के लिए, शैल वेयर नो, और वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कि इसमें क्या पनिशमेंट होगा। तो उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर सज़ा है तो उसका हाफ सज़ा, तो हाफ सज़ा के बारे में हम लोग वहाँ पे बोले थे कि शैल बी काउंटेड एज 20 years, तो वहाँ से यहाँ पे वही सेम सेक्शन यूज़ किया जाएगा। तो 20 का हाफ जो हो जाएगा वो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में होगा, और बाकी जिसमें आज कारावास का जैसे 10 साल का दिया हुआ है, 7 साल का दिया हुआ है, तो उसका हाफ हो जाएगा अटेम्प्ट के लिए, और विद फाइन हो जाएगा, या फाइन की भी सज़ा हो सकती है, जितना उस ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस में दिया गया होगा उसकी में जितना फाइन की सज़ा होगी वो फाइन लिया जा सकता है, या दोनों हो सकता है, हाफ ऑफ द पनिशमेंट हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, या फाइन जो दिया गया है वो दोनों हो सकता है, दोनों पनिशमेंट मिल सकती है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।